आर्टिकल, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत इसके फर्स्ट पार्ट के कंटिन्यूएशन से नहीं होकर बल्कि एक फ्लैशबैक के साथ में होती है, जहां पर हमें ईयर दिखाया जाता है 1955। ये वो वक्त था जब प्रोफेसर को 1944 में वही छोटा बंदर जैसा दिखने वाला हेलबॉय मिला था और आज उसकी एज 11 साल हो चुकी थी। साथ ही आज क्रिसमस ईव थी। यहाँ पर ये दोनों ही सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी हेलबॉय अपने पिता प्रोफेसर से कहता है कि क्या आप मुझे सोने से पहले कोई एक कहानी सुनाएंगे, जहाँ पर प्रोफेसर एक पुरानी किताब को खोलता है और एक पुराने किंगडम के बारे में बताना स्टार्ट करता है। ये कहानी एक ऐसे बादशाह की थी जिसके पास में एक खास आर्मी थी, जिनमें कुछ तो इंसान शामिल थे और कुछ ऐसे क्रीचर शामिल थे जिनकी ताकतें अद्भुत थी। इस अद्भुत सेना से वो बादशाह हर जंग जीतता गया। कोई भी इंसान उसकी इस टीम के सामने नहीं टिक पा रहा था। वो आर्मी काफी ज्यादा खौफनाक थी, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए एक ताज बनाया गया। उस ताज की मदद से वो बादशाह उस पूरी आर्मी को अपने तरफ से कंट्रोल कर सकता था। इस आर्मी को दी गोल्डन आर्मी का नाम दिया गया। जब वक्त आगे बढ़ता गया तो बादशाह ने यह महसूस किया कि जंग जीत जाने के बावजूद भी उस आर्मी का लोगों पर अत्याचार करना खत्म नहीं हुआ। उनके सामने जो भी आता वो उन्हें बेदर्दी से मार देते। ये सब देख बादशाह को काफी दुख हुआ और साथ ही इस बात का पछतावा हुआ कि क्यों उसने इस आर्मी को क्रिएट किया। अब इंसानों के साथ हुई नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने के लिए बादशाह ने इंसानों के साथ सुलह कर ली और कहा कि आज से ये जमीनी हिस्सा आपका, इस पर आपका राज है। अब आपको हमारी ये आर्मी नहीं सताएगी। वहीं पर उसने अपनी गोल्डन आर्मी से ये कहा कि वो जाकर जंगलों में बस जाए ताकि इंसानों का कुछ भी नुकसान ना हो। हालांकि इस वक्त भी कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति थी। वो ये सोचते थे कि राजा न जाने किसी भी वक्त उन पर बिना बताए हमला कर सकता है। तो राजा ने इस बात का सबूत देते हुए अपने ताज को 3 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि अगर ताज नहीं रहेगा तो वो आर्मी पर कंट्रोल भी नहीं रख पाएगा। इसी के साथ वो अपने ताज का एक टुकड़ा इंसानों को दे देता है और 2 टुकड़े खुद के पास रखता है, ताकि इंसानों को विश्वास हो सके कि अब बादशाह अमन और शांति कायम करना चाहता है। मगर इस बात से बादशाह का बेटा नुवाडा बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस वजह से उसने बादशाह के साथ रहना ही छोड़ दिया। जिसके बाद में कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में। इस बात को अब हजारों साल बीत चुके होते हैं, मगर इस वक्त भी प्रिंस नुवाडा अपने एक ह्यूमन फॉर्म में ही होता है। इस वक्त वो अपने हथियारों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और फिर से अपने घर वापस जाकर अपनी उस आर्मी को जगाना चाहता था। यहाँ प्रिंस नुवाडा के पास में उनका एक असिस्टेंट भी था, जो कि दिखने में काफी हद तक एक सुअर और गेंडे का मिक्सचर दिख रहा था। वो उनकी हर बात मानता और साथ ही सारे काम भी करता। इसी बीच प्रिंस नुवाडा को एक खबर मिलती है कि किसी एक जगह पर पुरानी चीजों को बेचा जा रहा है, जिनके अंदर उसी ताज का वही पुराना टुकड़ा भी शामिल है, जिससे कि गोल्डन आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता है। और अब प्रिंस नुवाडा तैयार था उस ताज के टुकड़े को पाने और साथ ही खुद की हुकूमत को फिर से खड़ा करने के लिए। जिसके बाद में हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं, यानी कि हेलबॉय। साथ ही हम वहाँ पर लिज को भी देख पाते हैं, मगर इस बार कहानी में ट्विस्ट ये था कि उसकी ब्लू फ्लेम अब येलो फ्लेम्स में बदल चुकी थी। लिज हेलबॉय पर उसके बुरे बर्ताव की वजह से उस पर काफी गुस्सा हो रही थी। मेनवाइल हम एक जगह पर हमला हुआ देख पाते हैं। इस जगह पर नुवाडा और उसके असिस्टेंट ने आकर ताज के उस टुकड़े को चुराने की कोशिश करी थी, जहाँ पर सभी पुरानी चीजें बिक रही थी। उस जगह पर काफी ज्यादा तोड़ाफोड़ी मचाकर वो लोग चले गए थे। इसी वजह से वहाँ के लोग इस हादसे से काफी ज्यादा परेशान थे, मगर उन लोगों को नहीं पता था कि आखिर इस हादसे के पीछे हाथ किसका था। इसीलिए वो इसका गुनहगार हेलबॉय को समझ रहे थे। ये खबर हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया में फैल चुकी थी। और जब हेलबॉय और उसकी टीम उस प्लेस पर आकर अपनी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, तो ऑरेकल को वहाँ पर कुछ बॉक्सेस मिलते हैं, जिनके ऊपर पुरानी शताब्दियों की मोहर छपी थी। और जैसे ही ऑरेकल उनमें से एक बॉक्स को खोलता है, तो उसके अंदर से टूथ फेरीज निकलती है। वेल, अगर आपने मेरी हैरी पॉटर की सेकंड मूवी देखी होगी, जिसका नाम था हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, उसमें भी ऐसे ही छोटे टाइप के तम पिशाच पाए गए थे, जो कि उड़ उड़कर हैरी और साथ ही रॉन को परेशान कर रहे थे। और तभी हरमाइनी के एक ही जादुई छड़ी के मंत्र से वो सारे अपने होश खो बैठे थे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सारी की सारी टूथ फेरीज आकर इनकी पूरी टीम को घेर लेती है। हेलबॉय ने रोकने की कोशिश भी करता है, मगर इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। तभी वहाँ पर लिज अपना जलवा दिखाती है और अपनी आग की पावर से उन सभी को जलाकर खाक कर देती है। जिसके बाद में हेलबॉय किसी का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर आता है, लेकिन तभी सारे न्यूज रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर
तुम इतने अलग कैसे दिखते हो, क्या तुम किसी और दुनिया से आए हो या फिर कोई एलियन हो। और अब इस हादसे से प्रोफेसर की ये टीम पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है प्रिंस नोवाडा पर, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में अपने पिता यानी कि उन्हीं पुराने बादशाह के पास मिलने के लिए जाता है जिनकी वो गोल्डन आर्मी हुआ करती थी। यहाँ पर हम बादशाह को देख पाते हैं जिनकी उम्र अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन इस वक्त भी वो जिंदा होते हैं। ये सब कुछ उनके मैजिकल पावर्स की वजह से ही हुआ था कि वो इतने समय तक जिंदा रह पाए। यहाँ पर प्रिंस नोवाडा अपने पिता से उस ताज के दोनों टुकड़ों को मांगता है, लेकिन बादशाह इस बात को जानते थे कि अगर वो ताज फिर से एक्टिव हुआ तो गोल्डन आर्मी आकर सभी इंसानों को अपना शिकार बना लेगी, जबकि बादशाह ने ऑलरेडी इंसानों के साथ अमन और चैन का वादा किया था। यहाँ पर हम नवाला को भी देख पाते हैं जो कि नोवाडा की बहन और साथ ही बादशाह की बेटी होती है। यहाँ पर नवाला भी अपने पिता से ही सहमत होती है। वो नहीं चाहती थी कि गोल्डन आर्मी को फिर से एक्टिव किया जाए, मगर नोवाडा का कहना था कि इंसान लालची होते हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं, उन्हें जितना भी दो हर वक्त उन्हें कम ही लगता है। अगर इंसानों को इस ताज के बारे में पता चलेगा तो वो हमें भी जान से मार देंगे और खुद सारी शान और शौकत और उस तख्त को हथिया लेंगे। मीनवाइल हम हेलबॉय को देख पाते हैं जो कि इस वक्त टीवी देख रहा होता है। यहाँ पर न्यूज दिखाई जा रही होती है और इस न्यूज में हेलबॉय और उसके साथियों के बारे में बताया जाता है। इसे देखकर वो काफी खुश होता है, मगर लिज को उस पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने प्रोफेसर की इस बात को टाला और यूं ही सीना ताने इंसानों के बीच में पहुंच गया। यहाँ पर अगेन सीन शिफ्ट होता है प्रिंस नोवाडा पर, जो कि अपने पिता से कहता है कि मैं इंसानों की फितरत को जानता हूँ, मैं बस अपनी इस जादुई दुनिया को इंसानों से दूर रखना चाहता हूँ। अगर हमारी इस दुनिया या फिर हमारे लोगों के बारे में किसी और को पता चला या किसी ने भी हम पर हमला किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर बेसिकली बादशाह से ये समझाने के लिए खड़ा होता है कि हम तो वैसे भी तुम्हारे साथ ही हैं और हमारे मैजिकल वर्ल्ड आज तक इतने सालों से इंसान की आंखों से छिपता है तो आगे भी इसी तरीके से छिपा रहेगा। मगर नोवाडा उनकी बात को समझ नहीं पाता और अपनी तलवार से उनके ऊपर हमला कर देता है और ताज का दूसरा टुकड़ा उनके शरीर से निकालकर वहां से भाग जाता है। जब प्रिंसेस नोवाला को इसके बारे में पता चलता है तो वो उस ताज के तीसरे हिस्से को अपने पास रखकर उसकी सेफ्टी के बारे में सोचती है। यहाँ पर हम हेलबॉय के रिसर्च सेंटर के नए डायरेक्टर टॉम को देख पाते हैं, जो कि अपनी टीम को बताते हैं कि अब हमारी टीम में एक और नया सदस्य ज्वाइन होने वाला है और उसी के स्वागत के लिए ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इस न्यू मेंबर का नाम था क्राउस, जिसके बाद में काफी सारे ब्लैक सूट और पैंट वाले एजेंट्स के साथ में क्राउस की एंट्री होती है। वैले दिखने में काफी हद तक पुराने गोताखोरों की तरह दिख रहा होता है, जिसकी बॉडी में गैस मास्क फिट होते हैं। यहाँ टॉम उसे बताता है कि हमने कुछ प्राचीन बॉक्सेस में से इन टूथ फेरीज को निकलते देखा। इस पर रिसर्च करने के लिए वो न्यू मेंबर उसकी बॉडी के अंदर अपनी कुछ गैसेस डाल देता है। जैसे ही ये गैसेस उसकी बॉडी में जाती है वो टूथ फेरी जिंदा हो जाती है। साथ ही वो अपने सामने खड़े लोगों से बात भी करना स्टार्ट करती है, मगर वो जिस भाषा का यूज कर रही थी वो कोई भी समझ नहीं पाता। या क्राउस उस टूथ फेरी की बातों को समझ पा रहा था और साथ ही ट्रांसलेट करके अपने बाकी सभी साथियों को भी बताता है। बेसिकली वो टूथ फेरी कह रही थी कि वो वहां से आई है जहां पर काफी सारे मैजिकल क्रीचर्स रहते हैं। ये वो दुनिया थी जो कि इंसानों की नजरों से छुपी हुई थी हजारों सालों से। जिसके बाद में क्राउस उस टूथ फेरी से उनकी लोकेशन के बारे में पूछता है और अब उनकी एक्चुअल लोकेशन का पता चल जाने के बाद में क्राउस और साथ ही हेलबॉय की टीम उसी लोकेशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है उसी मैजिकल हिडन वर्ल्ड में जहां से ये टूथ फेरीज और बाकी के अदर क्रीचर्स आए थे। यहाँ हेलबॉय और उसकी पूरी टीम भी आ चुकी होती है, मगर इस वक्त हेलबॉय उनसे भी डिफरेंट दिखने वाले क्रीचर्स को देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि उसे और खुशी होती है क्योंकि ये सब उसे उसी की तरह ही लग रहे थे। वो तो मानो उनमें इस तरीके से घोल मिल रहा था जैसे कि कोई इंडियन अफ्रीका जाकर अफ्रीकन से या फिर अमेरिका जाकर अमेरिकन के साथ में हाय हेलो करता है। तभी वहां पर ओरेकल की नजर नोवाला पर पड़ती है। हालांकि ओरेकल जानता नहीं था कि वो बादशाह की बेटी है, लेकिन ओरेकल ने ये बात नोटिस करी कि उसकी जो ड्रेसअप थी ये बिल्कुल उसी टाइप की थी जिस टाइप के प्राचीन बॉक्सेस इन्हें मिले थे और इसी वजह से ओरेकल अब उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। काफी दूर उसका पीछा करने के बाद में प्रिंसेस नोवाला एक प्लेस पर पहुंच जाती है जहां ओरेकल उसके सामने खड़ा होता है और तब हमें पता चलता है कि उन दोनों के पास करीब करीब सेम एबिलिटीज ही है, यानी कि उन दोनों की ही ताकतें एक दूसरे के बराबर ही थी। ये दोनों ही अपने हाथों को एक दूसरे से मिलाते हैं और मन की बातों को पढ़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि नोवाडा का एजेंट वहां पर पहुंच जाता है और प्रिंसेस नोवाला पर अटैक कर देता है। इसी बीच वहां पर हेलबॉय भी पहुंच जाता है और अब उन दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हेलबॉय उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। प्रिंसेस नोवाला ये सब कुछ देखकर हेलबॉय से इंप्रेस हो जाती है और उसे बताती है कि उसके पास में बादशाह के ताज का तीसरा टुकड़ा है और साथ ही ये भी बताती है कि उसके पास में वो सिलेंडर भी है जिसके अंदर उस गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का रास्ता छिपा है। नोवाला हेलबॉय और उनकी टीम को बताती है कि मेरा भाई यानी कि प्रिंस नोवाडा इसी गोल्डन आर्मी को उन तीनों ताज के टुकड़ों से एक्टिवेट करना चाहता है। अगर ऐसा सचमुच हो गया तो इस तरीके के क्रीचर इस दुनिया में आ जाएंगे जिनके सामने इंसान टिक
टिक भी नहीं पाएंगे और देखते ही देखते उन सभी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मुझे अपनी टीम में मिला लो और नोवाडा के पहुंचने से पहले मुझे वहां तक पहुंचा दो। मगर क्राउस को ये बात पसंद नहीं थी कि उनकी टीम में एक और नया मेंबर जुड़े। इन लोगों की आपस में बातें चली रही थी और तभी वहां पर प्रिंस नोवाडा पहुंच जाता है और तभी वो अपने एक गोल्डन एग में से एक ऐसा बीज निकालता है जो कि हवा के कांटेक्ट में आते ही एक बहुत ही बड़े क्रीचर में बदल जाता है। इसके काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं जो कि हेलबॉय और उसकी पूरी टीम पर भारी पड़ते हैं। इससे लड़ने के लिए पूरी टीम अपना दम खम पूरा जोर लगा देती है। तभी हेलबॉय को अपना एक छोटा ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है जिसकी मदद से वो उस बड़े से क्रीचर को हरा पाता है। इसी बीच वो एक बच्चे पर हमला करने वाला था मगर तभी हेलबॉय उस बच्चे को भी बचा लेता है। शहर में इतने बड़े क्रीचर के आ जाने की वजह से काफी अफरा तफरी मच जाती है और इसी वक्त सारे न्यूज रिपोर्टर्स और पूरी मीडिया टीम वहां पर पहुंच जाती है जहां पर इन्हें हेलबॉय के हाथ में एक इंसानी बच्चा दिखाई पड़ता है। अब मीडिया इस पूरे हादसे का कसूरवार हेलबॉय को समझने लगती है जहां पर लिज उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हेलबॉय ने कुछ नहीं किया। जिसके बाद में अब सभी लोग शांत हो जाते हैं और ये सभी वापस से अपने अड्डे पर आ जाते हैं। जब लिज हेलबॉय के सभी घावों पर जख्म लगा रही होती है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें वहां पर जाना जरूरी नहीं है, उस गोल्डन आर्मी की टीम को ढूंढने के लिए हम ही काफी हैं। यह हम प्रिंसेस नोवाला को देख पाते हैं जो कि अपने पास से उस ताज के तीसरे टुकड़े को क्राउस की एक बुक में छिपा देती है। मेनवाइल हम क्राउस को भी देख पाते हैं जो कि इस वक्त हेलबॉय से मिलने के लिए आया होता है। वो हेलबॉय से कहता है कि टीम में एक और नए मेंबर को जोड़ने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि इस टीम का लीडर मैं हूं और तुम्हें सिर्फ मुझे फॉलो करना है। जिस पर हेलबॉय को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर वरना यहीं पर मेरी चटनी बना दूंगा। तो क्राउस कहता है कि अगर हम दोनों में फाइट हो भी गई ना तो सिर्फ मैं जीतूंगा। यहाँ पर इनकी ये तू मैं चल रही थी और वहीं पर नोवाला को किडनैप करने के लिए प्रिंस नोवाडा पहुंच जाता है। यहाँ पर नोवाला को बचाने के लिए पूरी टीम आ जाती है। तभी नोवाडा उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें नोवाला को बचाना है तो उस ताज का तीसरा टुकड़ा मुझे दे दो और साथ ही गोल्डन आर्मी तक की लोकेशन का पहुंचने का जो मैप तुम्हारे पास है वो भी मुझे दे दो, अदरवाइज मैं इसे यहीं पर जान से मार दूंगा। हेलबॉय उसे रोकने की काफी कोशिश करता है मगर तभी नोवाडा अपना खास हथियार निकालकर उसी के सीने में मार देता है और साथ ही नोवाला को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस वक्त हेलबॉय की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और ऑरेकल उस नुकीले हथियार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। हेलबॉय का जख्म इस वक्त भरा नहीं होता है इसलिए वो अपनी पुरानी किताब में उसके नुस्खे को ढूंढने के लिए जाता है। तभी ऑरेकल को अपनी पुरानी किताब में से वही ताज का तीसरा टुकड़ा मिल जाता है जो कि नोवाला ऑलरेडी इस किताब में छुपाकर चली गई थी और अब तो इस टुकड़े की मदद से ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये गोल्डन आर्मी के पास नोवाडा से पहले पहुंचेंगे ताकि वो वक्त रहते इस बड़े से हादसे को टाल सके। जिसके बाद में एक वीरान से इलाके में हम इन चारों को देख पाते हैं। वही रास्ते में इन्हें एक गॉब्लिन मिलता है जो इनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग कहां पर जा रहे हो। तो हेलबॉय बताता है कि हमें गोल्डन आर्मी की तलाश है। रिप्लाई में गॉब्लिन कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मगर उसके बदले में तुम्हें मुझे कोई चमकती हुई चीज देनी होगी। उसी वक्त गॉब्लिन को हेलबॉय के सीने में वही नोवाडा ने जो नुकीली चीज चुभाई थी वो दिखाई पड़ता है। तो वो गॉब्लिन कहता है कि ठीक है वो चमकीली चीज मुझे दे दो और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। जिसके बाद में गॉब्लिन उन सभी को एक ऐसे बड़े क्रीचर के पास में लेकर जाता है जो कि आधा धरती में समाया हुआ था और फिर वो क्रीचर उन सभी को अपने अंदर समा लेता है। अंदर जाने पर उन्हें एक चुड़ैल मिलती है जिसकी बहुत सारी आंखें होती है। तो लिज पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो चुड़ैल उन सभी को उनके असली नामों से बुलाने लगती है। अब यहाँ पर हेलबॉय के शरीर से उस नुकीले टुकड़े के निकल जाने की वजह से उसकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो मरने तक की कगार पर पहुंच जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो चुड़ैल अपने पंख खोलती है यानी कि मौत की सौदागर। लिज उसे कहती है कि प्लीज तुम हेलबॉय को जान से बचा लो। तो वो एंजल ऑफ डेथ उससे कहती है कि मैं इसे बचा तो लूंगी मगर इसके लिए तुम्हें इसे जीने की कोई वजह देनी होगी। तभी लिज हेलबॉय के पास आकर उसे कान में कहती है कि तुम फादर बनने वाले हो, जिसे सुनते ही हेलबॉय वापस से ठीक होने लगता है। जिसके बाद में ये सभी उस गॉब्लिन की मदद से गोल्डन आर्मी तक की मेन लोकेशन पर पहुंचते हैं। अब जैसा कि नोवाडा की शर्त थी कि उस ताज के तीसरे टुकड़े को मुझे दे दो और मैं नोवाला को जिंदा छोड़ दूंगा, तो इसी वजह से ऑरेकल उस ताज का टुकड़ा नोवाडा को फेंक कर दे देता है। मगर तभी नोवाडा अपनी आदतों से बाज नहीं आता और अपने ताज को पूरा करके उस गोल्डन आर्मी को एक्टिवेट कर देता है और फिर उन सभी को हेलबॉय और साथ ही उनकी टीम पर छोड़ देता है। जहां पर पहले तो हेलबॉय उस पूरी टीम का सामना करता है लेकिन तभी फाइनल बैटल करने के लिए नोवाडा वहां पर पहुंच जाता है और फिर इन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट हमें दिखाई जाती है। एक तरफ तो हेलबॉय उसे रोकने के लिए अपने मजबूत मुक्के का इस्तेमाल करता है, वहीं पर नोवाडा अपने नुकीले हथियारों को इस्तेमाल करके उसे घायल करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि जितने भी घाव नोवाडा को लगने लगते हैं वो सारे घाव नोवाला तक भी पहुंच रहे होते हैं, यानी कि दोनों भाई बहनों में से अगर किसी एक को भी चोट लगेगी तो दोनों पर ही असर होगा। और तभी प्रिंसेस नोवाला ये डिसाइड करती है कि अगर नोवाडा को रोकना है तो खुद का सेक्रीफाई करना होगा, इसलिए वो एक चाकू से खुद ही को मार डालती है और जब नोवाला की जान जाती है तो सामने खड़ा नोवाडा भी पत्थर बनकर वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। जिसके बाद में लिज उस क्राउन
को अपनी फायर पावर से वहीं पर पिघला देती है ताकि गोल्डन आर्मी को फिर से ना एक्टिवेट किया जा सके। जब भी पूरी टीम उस बड़े से क्रीचर के अंदर से बाहर निकल कर आती है तो वहां पर इन्हें टॉम दिखाई पड़ता है और इस वक्त टॉम इस पूरी टीम पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रखा था। वो इन पर बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि तुम बस अपने हिसाब से काम करते हो, बिना बताए यहाँ से चले जाते हो। तो जवाब में हेलबॉय कहता है कि मैं तुम्हारा ये रिसर्च सेंटर अब और नहीं झेलूंगा, तुम्हारा काम तुम खुद संभालो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस वक्त हेलबॉय ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत लिज के साथ में करने का ठान लिया था। तब लिज उसे बताती है कि तुम 2 बच्चों के बाप बनने वाले, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये